इस लेक्चर में हम पोस्ट कलोनियल लिटरेचर डिस्कस करेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी और कुछ अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, वीएस नेपाल और चेनुआ एचपी वगैरह के जो मेजर पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, पोस्ट कलोनियल लिटरेचर जो है वो कहते किसे हैं। पोस्ट कलोनियल लिटरेचर जो है उसकी पॉइंट नंबर 1 पे हमारे पास डेफिनेशन है कि पोस्ट कलोनियल लिटरेचर वो लिटरेचर है जो कि उन लोगों ने प्रोड्यूस किया है जो फॉर्मरली कॉलोनाइज कंट्रीज़ में रहते हैं, यानी उन कंट्रीज़ के लोग के जो कभी किसी वक्त में कॉलोनाइज थे। तो उस लिटरेचर को हम कहते हैं कि ये पोस्ट कलोनियल लिटरेचर है और उन लोगों ने अपने आप को रीडिफाइन करने की कोशिश की थी। यानी एक वो था कि जो ब्रिटिश थे, ज़ाहिर है लैंग्वेज उनकी थी, तो उन्होंने दुनिया को जो पोर्ट्रे किया वो अनसिविलाइज लोगों के तौर पे किया, और उन्होंने यही किया कि अगर ये लोग इतने केपेबल होते तो हम लोग बाहर से आकर तो इन पे हुक्मरानी ना कर रहे होते। तो बाहर से आके हुक्मरानी करने का मतलब ये था कि ये लोग इनकेपेबल हैं। तो ये एक वो वर्जन था जो कॉलोनियल टाइम पीरियड में कॉलोनियल लोग जो थे, स्पेशली ब्रिटिश ही थे, जो सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर है वो ब्रिटिश ही रहे, अंग्रेज़ ही रहे आज तक की दुनिया में। तो उस चीज़ का जब ये जवाब इस सेंस में मिला कि जब ये लोग आज़ाद हो गए मुल्क, तो राइटर्स ने लिखना शुरू किया अपने इंडिजिनस कल्चर के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, कि हम लोग वो हैं, वी आर व्हाट वी टेल अबाउट आवर सेल्व्स। तो हम वो बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे बारे में बताया जाता है कि हम ये हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उस ज़माने का। तो इसको इसमें फिर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ आई, मुख्तलिफ चीज़ें आई लिटरेचर में। फिर ये पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के बाद पोस्ट कलोनियल क्रिटिसिज्म या लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी स्टार्ट हुआ। तो ये फिर इसकी बहुत सी फर्दर डायमेंशंस आ गई इसमें। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, पोस्ट कलोनियल लिटरेचर जो है ये इट ऑफन एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ अ कंट्री, स्पेशली क्वेश्चंस रिलेटिंग टू political and cultural independence of formerly subjugated people and themselves, such as racialism है, colonialism का impact क्या है, और colonialism ने लोगों की जो personalities हैं उनको कैसे क्रश किया, इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है। तो हमारे पास जो एक राइटर है वो आर के नारायण है जी। आर के नारायण का जो फुल नेम था वो रेसीपुरम, RASI, रेसीपुरम कृष्णा स्वामी लायर और नारायण स्वामी था जी। और इसको आर के नारायण शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि उसकी जो 1906 में इसकी बर्थ होती है और 2001 में इसकी डेथ होती है। इंडियन राइटर था, प्रोलिफिक राइटर, ऐसे राइटर को कहा जाता है कि जिसने बहुत ज़्यादा काम किया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 6 है वो मलगदी है। ये जो अभी पीपीएससी का लेक्चरशिप का टेस्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि उसकी जो फिक्शनल सेटिंग है वो कौन सी है। तो ये साउथ इंडियन टाउन है मलगदी का, उसके ज़्यादातर नॉवेल्स की सेटिंग इसी में है। द फिक्शनल टाउन ऑफ मलगदी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। फर्स्ट सबसे पहले ये उसके वर्क स्वामी एंड फ्रेंड्स में डिस्कस हुआ था। उसके बाद इसका एक ट्रियोलॉजी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स है यानी बीए, एंड द इंग्लिश टीचर। ये 3 वर्क्स हैं जी। और इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रियोलॉजी कहा जाता है। ट्रियोलॉजी कहते हैं एक ही सीक्वेंस में 3 वर्क्स अगर हैं और उनका कॉमन थीम है, या एक सीक्वल के तौर पे हैं, या एपिसोड्स हैं, तो उसको ट्रियोलॉजी कहा जाता है। और ग्रीक्स ट्रियोलॉजी आपको पता है, मशहूर है कि ग्रीक्स जो कंपटीशन होता था वो हमेशा होता था किस तरह कि 3 प्लेस वो लिखते थे ग्रीक्स और उनका फिर कंपटीशन होता था, तो उसको भी ट्रियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नारायण्स मेंटोर एंड फ्रेंड ग्राहम ग्रीन जो था ये इसका फ्रेंड था और मेंटोर था। और ग्राहम ग्रीन का हिमसेल्फ टाइम है 1904 से 1991 तक। ये इंग्लिश नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट था, वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिश्ड फॉर नारायण्स फर्स्ट 4 बुक्स। नारायण की जो फर्स्ट 4 बुक्स थी आर के नारायण की, वो ग्राहम ग्रीन की मदद के बगैर पब्लिश नहीं हो सकती थी। ग्राहम ग्रीन उस वक्त बड़े इन्फ्लुएंशियल मैगजीन का एडिटर था।
तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इसमें। उसके बाद इसके जो नॉवेल्स हैं वो दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, एंड द गाइड है, और वेटिंग फॉर महात्मा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका वर्क है वो वेटिंग फॉर महात्मा है। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है जी? वेटिंग फॉर महात्मा है। दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, दी गाइड है। दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गया जी, दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है इसका। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट वर्क इसका दी गाइड है, एंड देन है जी वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा जो है वो रिकमेंडेड सिलेबस की लिस्ट में शामिल है हमारे पास, कि जिस जो रीडिंग है बीएस लेवल पे और एमफिल लेवल पे, तो इसकी समरी जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉइंट नंबर 11, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ऑफ 5 स्टोरीज। 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं जी एक कलेक्शन में, उसका नाम है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। अ हॉर्स एंड टू गोट्स 1970 में ये पब्लिश हुआ इसका वर्क आर के नारायण का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर के नारायण, जो इम्पोर्टेंट बातें थी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फिगर है वो सुजैना अरुंधति रॉय है। अरुंधति रॉय जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर में, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं वो, और कई हवालों से वो कंटेम्प्रेरी न्यूज़ में रहती है। इनकी जो बर्थ है वो 1996 में हुई थी, एंड शी इज़ अलाइव टुडे। इंडियन ऑथर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इसका अरुंधति रॉय का बेस्ट सेलिंग नावल भी है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी सिलेबस में शामिल है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1992, completing it in 1996, यानी सॉरी 1992 में इसने स्टार्ट किया था और इसको कंप्लीट किया था 1996 में। दिस बुक इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड मेजर पार्ट कैप्चर्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन आई एम एम एन एम जो है ये एक गांव है, और ये फिक्शनल गांव नहीं है, ये एक्चुअली एक गांव है सदर्न इंडिया में। तो ये इसकी सेटिंग है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या है कि ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है जी, और ये कंप्लीट हुआ था 1996 में। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो अनीता देसाई है, अनीता मोजमदार देसाई। इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ये भी इंडियन नॉवलिस्ट है, और इसका इम्पोर्टेंट वर्क द विलेज बाय द सी। द विलेज बाय द सी, द विलेज बाय द सी जो है ये इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। उसके बाद एन इंडियन फैमिली स्टोरी is a novel for young people by Anita Desai. Desai published her first novel Cry the Peacock. Cry the Peacock है जी इसका एक और नॉवल 1963 में डिसाई ने लिखा, और आप डिसाई की डेट ऑफ बर्थ चेक करें 1937 है। उसके बाद है जी 1958 शी कोलैबोरेटेड विद पी लॉल एंड फाउंडेड द पब्लिशिंग फर्म राइटर्स वर्कशॉप। जो था इसको फाउंडर में, राइटर्स वर्कशॉप के फाउंडर में अनीता देसाई का नाम आता है। शी कंसिडर्स क्लियर लाइट ऑफ डे हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। अब ये क्लियर लाइट ऑफ डे जो है, क्लियर लाइट ऑफ डे उसका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इन 1984 शी पब्लिश्ड in custody about an Urdu poet in his declining days. In 1984 she published In Custody. In Custody जो है ये एक वर्क है, ये एक उर्दू पोएट के बारे में है जो कि डिक्लाइन का शिकार है, तो उसके बारे में इन कस्टडी भी इसका नावल है। 1999 में बुकर प्राइज फाइनलिस्ट नावल फास्टिंग फीस्टिंग इंक्रीज्ड हर पॉपुलैरिटी। फास्टिंग फीस्टिंग भी इसका एक वर्क है जी, और ये बुकर प्राइज में फाइनलिस्ट में था, यानी प्राइज नहीं मिला था इसको बुकर प्राइज, लेकिन ये उसके फाइनलिस्ट की लिस्ट में शामिल था। हर नावल द जिग वे set in 20th century Mexico appeared in 2004 and collection of short stories The Artist of Disappearance. अब ये जो लेटेस्ट कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की, उसका नाम है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस। द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है ये इसका वर्क है।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है जी वो है राजा राव। राजा राव भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है इंडियन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। 1908 से लेके 2006 तक इनका टाइम पीरियड बनता है जी। ही वॉज एन इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। नॉवेल्स भी लिखे हैं राजा राव ने, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। हिज वर्क्स आर डीपली रूटेड इन मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिकल वर्क्स हैं जी इसके, ज़्यादातर वर्क्स जो इनके हैं वो मेटाफिजिकल नेचर के हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो रविंद्रनाथ टैगोर की है। ऑल्दो उन्होंने बंगाली में लिखा, लेकिन अभी हम उस पे आने से पहले राजा राव को के 2-3 चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जी। मेटाफिजिकल राइटर था ये। दी सरपेंट एंड द रोप इन्होंने लिखा, ये भी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। अच्छा, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के बारे में आप देखेंगे कि ज़ाहिर है इंग्लिश इनकी मदर टंग नहीं थी, तो एक्सप्रेसिव ये उस सेंस में नहीं थे कि जिस सेंस में ब्रिटिश या अमेरिकन राइटर्स आपको मिलते हैं, और वो डेप्थ भी आपको पोस्ट कॉलोनियल्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि दे हैड टू स्ट्रगल टू राइट इन इंग्लिश। तो इनमें ज़्यादातर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से नहीं निकल पाते। तो ज़्यादातर लोगों में आप देख रहे हैं कि बार बार ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आ रहा है इसमें। तो द सर्पेंट एंड द रोप है जी, इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल रिकाउंटिंग अ सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ इन यूरोप एंड इंडिया। और इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस का भी कॉन्सेप्ट है कि यूरोप में और फिर हम इंडिया में, और जो फीलिंग्स हैं आपको। राजा राव फर्स्ट एंड बेस्ट नोन नॉवल कांथापुरा 1938 इज द स्टोरी ऑफ अ साउथ इंडियन विलेज नेम्ड कांथापुरा। अब कांथापुरा इसका नॉवल है जी। आप हमने जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि कांथापुरा इसका एक नॉवल है, और जो कांथापुरा है वो क्या था, एक विलेज था। कांथापुरा एक विलेज था, और कांथापुरा इज द नेम ऑफ अ नॉवल। उसके बाद ये जो द सर्पेंट एंड द रोप, द सर्पेंट एंड द रोप है, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जी, द सर्पेंट एंड द रोप। उसके बाद आ जाए जी रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर एक बहुत बड़ी फिगर है, नोबेल प्राइज लॉरिएट। अब आप देखें कि जो बंदा नोबेल प्राइज लॉरिएट हो, बंगाली लैंग्वेज का राइटर हो, तो वो कितना बड़ा नाम होगा। टैगोर जो था ये 1861 से 1941 तक बहुत ह्यूज टाइम पीरियड और बड़ी लंबी उम्र इन्होंने पाई। बंगाली पॉलीमैथ था। पॉलीमैथ कहते हैं द वन हु इज़ एक्सपर्ट इन मल्टी डिसिप्लिनरी, एक्सपर्ट हो। ये पोइट भी था, राइटर भी था, प्ले राइट भी था, म्यूजिक कंपोजर भी था, फिलोसोफर भी था, सोशल रिफॉर्मर भी था, और पेंटर भी था। He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism. With contextual modernism की अगर हम बात करें, contextual modernism। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो profoundly sensitive था जी, profoundly, he was profoundly sensitive, fresh and beautiful poetry of गीतांजलि। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है गीतांजलि का। टैगोर पे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑल्दो ही इज़ नॉट अ राइटर इन इंग्लिश, लेकिन ये है कि वो बहुत बड़ी फिगर है, और इसको जो नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड फर्स्ट लिरिसिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये पहला लिरिसिस्ट पोइट था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला। इसको एज हमेशा बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। बार्ड कहते हैं पोइट को। शेक्सपियर को भी बार्ड ऑफ एवंस कहा जाता है, याद रखिएगा, बार्ड ऑफ एवंस, क्योंकि शेक्सपियर जो था वो पैदा हुआ था स्टेफर्ड अपॉन एवन में, इस वजह से उस सेंस में इसको बार्ड ऑफ एवंस कहा जाता है जी। इसकी एक पोएम है जी टैगोर की, भुनसिंगा। लैंग्वेज ऑब्वियसली बंगाली थी। इसके जो नोटेबल वर्क्स हैं वो गीतांजलि है जी, बहुत मशहूर वर्क है गीतांजलि। देन गैर बैर, देन गोरा, गोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। जाना गाना माना, और उसके बाद रविंद्र संगीत, अमर सुनार बंगला। तो बंगाली लैंग्वेज में बुनियादी तौर पे ये था। इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो ऑब्वियसली इसके वर्क की बहुत थी। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो होमी के भाभा है जी, होमी के भाभा। होमी भाभा जो है ये मॉडर्न कंटेम्प्रेरीज राइटर्स में से है। 1949 में पैदा हुआ, इंडियन इंग्लिश स्कॉलर है और क्रिटिकल थियरिस्ट है। मॉडर्न है, ही इज़ प्रोफेसर ऑफ द ह्यूमैनिटीज़, अभी भी ही इज़ प्रोफेसर, वो प्रोफेसर है।
ह्यूमैनिटीज़ में का एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ में आजकल का वर्क है, और उसने नियोलॉजिज्म भी डेवलप किया है। डेवलप्ड अ नंबर ऑफ फील्ड्स ऑफ नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म होता है कि न्यू वर्ड कॉइनेज जो है, न्यू वर्ड कॉइनेज को नियोलॉजिज्म कहा जाता है, कि उसने बहुत सी नई जो टर्मिनोलॉजी थी वो भी बनाई। उसके बाद है जी, अब वो कौन से कॉन्सेप्ट थे जी, हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट है, मिमिक्री का है, और एम्बिवेलेंस का है। हाइब्रिडिटी और मिमिक्री, मिमिक्री ये होती है कि लोग जो है अपने जो ज़ाहिर है अंग्रेज़ थे उनको वो मिमिक कर रहे हैं, अपने जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको मिमिक करके उसी किस्म के लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं। और हाइब्रिडिटी ये होती है कि कुछ चीज़ें उनकी अपनी होती हैं और कुछ वो मिमिक करके, तो वो एक हाइब्रिड सवरियन बन जाते हैं, ना वो अंग्रेज़ हैं ना वो जो है वो इंडियंस हैं। तो वो दरमियानी सी एक चीज़ हो जाएगी जिस पे दोनों इन्फ्लुएंसेस है, वो हाइब्रिड वर्जन उसे हम कहते हैं कि वो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास राइटर एडवर्ड सईद है। एडवर्ड सईद जो है ये प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर है एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, 2003 तक ये रहे। इनकी डेथ की डेट जो है 2003 है, 1935 से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, फाउंडर ऑफ एकेडमिक फील्ड ऑफ पोस्ट कलोनियल। इनको जो है फाउंडर के तौर पे भी देखा जाता है कि इनकी राइटिंग्स की वजह से ही पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ जो थी वो इस तरह फैली है कि वो एक नया क्रिटिकल जॉनरा बन गया है। पैलेस्टीनियन अमेरिकन थे और ये पैलेस्टाइन में पैदा हुए थे। ही वॉज सिटीज़न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उनके फादर अमेरिकन थे, यूएस आर्मी वेटरन, वेटरन कहते हैं सोल्जर को। ओरिएंटलिज्म इसका एक बहुत बड़ा वर्क है। अब ये जो ओरिएंटलिज्म है, जो कि बुनियादी तौर पे बेसिक्स है पोस्ट कलोनियल थ्योरी की, 1978 में इसका वर्क था एडवर्ड सईद का, इन विच ही ऑथर एस्टैब्लिश्ड द एपोनिमस टर्म ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म, ओरिएंट कहते हैं मशरिक को, मशरकियत, एज अ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द वेस्ट कॉमनली कंटेम्पचुअस डिपिक्शन एंड पोर्ट्रेल ऑफ द ईस्ट। उसने कहा कि वेस्ट यानी अंग्रेज जिस तरह ईस्ट को पोर्ट्रे करते हैं वो रॉन्ग पोर्ट्रेल है। तो ये उन्होंने इसने एडवर्ड सईद ने इसमें बात की थी। उसके बाद पाकिस्तानी जो कुछ राइटर्स हैं उनका जिक्र होगा। तो इसमें इसको आज के लेक्चर को हम यहीं तक ही महदूद रखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो नेक्स्ट 3 पेजेस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या था। 2 लेक्चर्स में हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं।